नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुद्रास्फीति की बढ़ती चिंताओं के बीच कई खाद्य उत्पादों पर से टैरिफ हटाया। पाकिस्तान में विपक्षी गठबंधन ने विवादास्पद 26वें और 27वें संविधान संशोधन के विरोध में प्रदर्शन करने का संकल्प लिया। चीन ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची की ताइवान के बारे में टिप्पणी किए जाने के बाद अपने नागरिकों से जापान की यात्रा से बचने का आग्रह किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने काहिरा में विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता और बैडमिंटन में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन कुमामोटो मास्टर्स जापान टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत कॉफी, केला और बीफ सहित कई खाद्य उत्पादों को व्यापक शुल्कों से छूट मिल गई है। बढ़ती कीमतों के दबाव के बीच ट्रंप प्रशासन ने ये फैसला किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते हुए चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी के खराब प्रदर्शनों के बाद आम लोगों से जुड़े इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया है। इस सूची में एवोकाडो, टमाटर, नारियल और आम सहित दर्जनों उत्पाद शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि इन वस्तुओं का घरेलू स्तर पर पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं किया जा सकता। ट्रंप प्रशासन ने बताया कि 4 लैटिन अमेरिकी देशों के साथ व्यापार समझौतों के तहत कॉफी और केला पर आयात कर कम किए जाएंगे। विश्व दर्पण के लिए जागृति शर्मा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे सऊदी अरब को लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर सहमत हो सकते हैं। अगले सप्ताह सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका जाने वाले हैं। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप और उनके बीच आर्थिक तथा रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट ने संभावित F-35 सौदे पर चिंता जताई है और चेतावनी दी है कि अगर इसे बेचने की संभावना बढ़ती है तो चीन इस विमान की तकनीक हासिल कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने दोहराया कि उन्हें उम्मीद है कि सऊदी अरब जल्द ही अब्राहम समझौते में शामिल होगा, जिससे इजरायल और मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य हो सकते हैं। 2020 के अब्राहम समझौते पर कई मुस्लिम देशों ने हस्ताक्षर किए थे, जिससे इजरायल के साथ उनके संबंध सामान्य हो गए थे। पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी PTI के नेतृत्व में वाले विपक्षी गठबंधन तहरीक-ए-तहफ्फुज़ आईन-ए-पाकिस्तान TTAP ने विवादास्पद 26वें और 27वें संविधान संशोधनों के पारित होने के बाद संविधान को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने के लिए विरोध प्रदर्शन करने का संकल्प लिया है। इससे पहले देश की शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों ने विवादास्पद संशोधनों के पारित होने के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। TTAP ने कहा कि अगला शुक्रवार पाकिस्तान में ब्लैक डे के रूप में मनाया जाएगा। एक रिपोर्ट। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने गुरुवार को 27वें संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर किया था। ये विधेयक सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को नई शक्तियां प्रदान करता है, जो अब रक्षा बलों के प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे और जिससे देश की नौसेना तथा वायुसेना उनके अधीन आ जाएगी। इस संशोधन में एक नए संघीय संवैधानिक न्यायालय के गठन का प्रस्ताव शामिल है, जिसका मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी। ये न्यायालय संवैधानिक मामलों, सरकारों के बीच विवादों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में सुनी गई कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। न्यायालय अब देश के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख कार्यों को संभालेगा, जिसमें मौलिक अधिकारों से जुड़े मामले शामिल हैं। विपक्षी गठबंधन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कल एक आपात बैठक में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर अली गौहर, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगिल के प्रमुख सरदार अख्तर मेंगल, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के अध्यक्ष महमूद खान अचगई और अन्य नेता शामिल हुए। बैठक में मौजूदा सरकार पर देश चलाने में मौजूदा सरकार के सक्षम नहीं होने का आरोप लगाया गया। एक प्रेस विज्ञप्ति में TTAP ने कहा कि संशोधन संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है और ये न्यायपालिका पर हमला है। इससे पहले न्यायमूर्ति अमीनुद्दीन खान ने पाकिस्तान के नव स्थापित संघीय संवैधानिक न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विश्व दर्पण के लिए मैं फरहत नाज। भारत और पराग्वे ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, बहुपक्षीय और वैश्विक स्तरों पर समन्वित प्रयासों के माध्यम से आतंकवाद का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता जताई है। असुनसियन में आयोजित संयुक्त आयोग तंत्र की पहली बैठक के दौरान दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि आतंकवाद अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है।
दोनों पक्षों ने पारस्परिक लाभ के लिए सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और द्विपक्षीय समन्वय तंत्र को मजबूत करने की इच्छा भी व्यक्त की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। चीन की सरकार ने अपने नागरिकों से जापान जाने से बचने का परामर्श जारी किया है। ताइवान संकट में संभावित भागीदारी को लेकर जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची की हालिया टिप्पणी ने बड़े कूटनीतिक विवाद का रूप ले लिया है, जिसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने ये परामर्श जारी किया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जापान की नेता की भड़काऊ टिप्पणियों के कारण माहौल बिगड़ गया है, जिससे जापान में चीनी लोगों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि इस वर्ष जापान चीन के लोगों के लिए कम सुरक्षित है और वहां रहने वाले चीनी लोगों से देश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर ध्यान देने तथा सतर्क रहने का आग्रह किया है। चीन की ओर से जारी यह यात्रा परामर्श वास्तव में जापान के प्रति अपनी चेतावनी भरी नीति के तहत जापान के साथ द्विपक्षीय संबंधों में तनाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश है। जापान के प्रधानमंत्री तकाइची ने पिछले हफ्ते एक संसदीय समिति के सत्र में कहा था कि ताइवान पर चीनी सैन्य हमला जापान के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सकता है। चिली में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल मतदान होगा। चुनाव में सत्तारूढ़ वामपंथी गठबंधन का मुकाबला दक्षिणपंथी दावेदारों से होगा। ये चुनाव देश की विधायिका को भी नया रूप देगा। राष्ट्रपति पद के लिए 8 उम्मीदवार दौड़ में हैं। अनुमान है कि पहले दौर में कोई भी उम्मीदवार 50% से अधिक मत हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए शीर्ष 2 उम्मीदवारों के बीच 14 दिसंबर को दूसरा दौर होने की उम्मीद है। चिली का कानून मतदान से पहले के 15 दिनों में जनमत सर्वेक्षण के प्रकाशन पर रोक लगाता है। उपलब्ध अंतिम सर्वेक्षणों में सत्तारूढ़ गठबंधन की कम्युनिस्ट पार्टी की उम्मीदवार जेनेट ज़ारा को मामूली बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। उनके बाद दक्षिणपंथी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जोस एंटोनियो कास्ट का स्थान है। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्री अगले सप्ताह 3000 फलस्तीनी पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के बाद उन्हें गजा में तैनात करने के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। 20 नवंबर को मंत्रियों की बैठक से पहले यूरोपीय संघ की राजनयिक शाखा द्वारा तैयार दस्तावेज में अधिकारियों ने अमेरिका द्वारा प्रस्तावित गजा के लिए 20 सूत्रीय योजना के क्रियान्वयन में योगदान की रूपरेखा प्रस्तुत की। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज 1 विकेट पर 37 रन से आगे खेलना शुरू किया। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 1 विकेट पर 62 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 159 रन पर सिमट गई। निशानेबाजी में पूर्व एशियाई चैंपियन ईशा सिंह ने कल मिस्र की राजधानी काहिरा में ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल और पिस्टल में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। ये उनका पहला व्यक्तिगत सीनियर विश्व चैंपियनशिप पदक है। दक्षिण कोरिया की मौजूदा ओलंपिक चैंपियन यांग जिन ने स्वर्ण, जबकि चीन की याओ कियानक्सुन ने रजत पदक जीता। हालांकि 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर इस स्पर्धा में पदक नहीं जीत पाई। बैडमिंटन में भारतीय स्टार खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कुमामोटो मास्टर्स जापान टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के सेमीफाइनलिस्ट लक्ष्य सेन ने कल क्वार्टर फाइनल में पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो केन यू को 21-13, 21-17 से हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुद्रास्फीति की बढ़ती चिंताओं के बीच कई खाद्य उत्पादों पर से टैरिफ हटाया। पाकिस्तान में विपक्षी गठबंधन ने विवादास्पद 26वें और 27वें संविधान संशोधन के विरोध में प्रदर्शन करने का संकल्प लिया। चीन ने जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची की ताइवान के बारे में टिप्पणी किए जाने पर अपने नागरिकों से जापान की यात्रा से बचने का आग्रह किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने काहिरा में विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और बैडमिंटन में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन कुमामोटो मास्टर्स जापान टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज 1 विकेट पर 37 रन से आगे खेलना शुरू किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।